हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम 3 दिसंबर 2024 को अंकित अवस्थी सर की डेली करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक: वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट। महाराष्ट्र के दहानू के पास निर्माणाधीन वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट भारत की कंटेनर व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की क्षमता रखता है। इसे 2034 तक पूरा करने की योजना है और यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने का अनुमान है। वधावन पोर्ट स्थान और तट। वधावन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में अरब सागर के किनारे स्थित है। परियोजना संचालक वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम। यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के तहत देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्यों के साथ जुड़ी हुई है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यह पोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रारंभ से ही आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे को शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी). परियोजना के मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और वाणिज्यिक विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का उपयोग किया जाएगा, जिससे विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना मुख्य बिंदु। विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में स्थान। वधावन पोर्ट 2034 तक दोनों चरणों के पूर्ण होने के बाद दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। 2029 तक 4 टर्मिनल और 2034 तक 5 अतिरिक्त टर्मिनल पूरे किए जाएंगे। भारत के कंटेनर व्यापार में वृद्धि। इस परियोजना के पूरा होने से भारत की कंटेनर क्षमता दोगुनी हो जाएगी। परियोजना का प्रारंभिक विचार। इस परियोजना की अवधारणा 1991-92 में की गई थी, लेकिन अब इसे साकार किया जा रहा है। परियोजना लागत और साझेदारी। 76,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें जेएनपीए की 74% और एमएमबी की 26% हिस्सेदारी है। परियोजना का महत्व। यह भारत की कंटेनर व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ देश के समुद्री व्यापार क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगी। वधावन पोर्ट परियोजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व। क्षमता और दक्षता में वृद्धि। पहला मेगा पोर्ट। वधावन भारत का पहला मेगा पोर्ट होगा, जो बड़ी मात्रा में कार्गो और कैप्साइज जैसे विशाल जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगा। उन्नत क्षमता। यह पोर्ट प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो और 23.2 मिलियन टीईयू कंटेनर संभालने की क्षमता रखेगा। भीड़ में कमी। वर्तमान में जेएनपीए जैसे बंदरगाहों पर भारी दबाव को कम करेगा, जिससे माल परिवहन अधिक सुगम होगा। रणनीतिक स्थान और कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। वधावन का स्थान इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण लिंक बनाता है। स्मूथ ट्रेड फ्लो। व्यापार को तेज और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। आर्थिक विकास और रोजगार। आयात निर्यात व्यापार में बढ़ावा। पोर्ट की क्षमता और स्थान भारत के आयात निर्यात व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रोजगार के अवसर। परियोजना से लगभग 12,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो पूरी तरह से नए स्थान पर शुरू किए जाते हैं, जहां पहले से कोई निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर या कामकाज मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट शून्य से शुरुआत करता है। मुख्य विशेषताएं। नई शुरुआत। इन प्रोजेक्ट में किसी पुराने ढांचे का उपयोग नहीं किया जाता। संपूर्ण योजना, डिजाइन, निर्माण और ऑपरेशन सब कुछ नए तरीके से होता है। भूमि उपयोग। इन प्रोजेक्ट के लिए आमतौर पर खाली जमीन का उपयोग होता है। पूंजी निवेश। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब कुछ नए सिरे से बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक: ब्रिक्स देशों पर टैरिफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के 9 देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ
100% टैरिफ लगाया जाएगा। इस गठबंधन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है आयातित, दूसरे देशों से लाई गई या निर्यातित, दूसरे देशों को भेजी गई वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। इसे आयात शुल्क या सीमा शुल्क भी कहा जाता है। टैरिफ के मुख्य उद्देश्य: देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। राजस्व जुटाना, सरकार इस कर से आय अर्जित करती है। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर उनका आयात कम किया जा सकता है। कारण: डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि डॉलर के प्रभुत्व को खतरा। डॉलर दुनिया के करीब 58% विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। IMF के अनुसार प्रमुख वस्तुएं जैसे कि तेल अभी भी मुख्य रूप से डॉलर में खरीदी बेची जाती है। ब्रिक्स देश अपने बढ़ते GDP हिस्से के साथ गैर डॉलर मुद्राओं में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। नई मुद्रा बनाने की योजना: ब्रिक्स देश डॉलर की जगह लेने के लिए नई मुद्रा बनाने या किसी अन्य मुद्रा को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। वर्तमान स्थिति: डॉलर का प्रभुत्व बरकरार। शोध के अनुसार निकट भविष्य में डॉलर की भूमिका मुख्य वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में खतरे में नहीं है। डॉलर का महत्व: तेल और अन्य प्रमुख वस्तुओं का व्यापार डॉलर में जारी है। डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा बनाए हुए है। डी-डॉलराइजेशन क्या है? डी-डॉलराइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। यह निर्भरता 3 मुख्य रूपों में होती है। आरक्षित मुद्रा, रिजर्व करेंसी, केंद्रीय बैंक विदेशी लेन देन के लिए जो मुद्रा रखते हैं उसे आरक्षित मुद्रा कहते हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय दर को स्थिर रखने और वित्तीय भरोसे को बढ़ाने के लिए किया जाता है। माध्यम विनिमय, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्यापार में डॉलर का उपयोग कम करने का प्रयास। लेखा इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट, डॉलर का उपयोग मूल्य तय करने के लिए किया जाता है जिसे कम करने का प्रयास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की ताकत के कारण। ऐतिहासिक कारण: प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर ने पाउंड स्टर्लिंग की जगह लेना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते ने इसे वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया। आरक्षित मुद्रा का दर्जा: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर को अपनी मुद्रा का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रखते हैं। इससे डॉलर की वैश्विक मांग मजबूत बनी रहती है। स्थिरता और तरलता: अमेरिकी डॉलर को स्थिर और आसानी से उपयोग होने वाली मुद्रा माना जाता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार: 22 ट्रिलियन डॉलर से अधिक GDP के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बड़े व्यापारिक लेन देन के कारण डॉलर का उपयोग व्यापक है। नेटवर्क प्रभाव: डॉलर का उपयोग वैश्विक वित्तीय बाजारों और वस्तुओं जैसे तेल की कीमत तय करने में होता है। इसका व्यापक उपयोग इसे और अधिक सुविधाजनक और प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक: मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम सम्मेलन की 16वीं बैठक COP16 रियाद, सऊदी अरब में शुरू हो रही है। यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में भारत समेत 197 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सम्मेलन UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। परियोजना प्रस्तुति के मुख्य बिंदु: भारत की प्रस्तुति: 2 दिसंबर को भारत मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए अपनी नवीन पहल प्रस्तुत करेगा। इस पहल में स्वदेशी प्रजातियों के वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग शामिल है। सम्मेलन का महत्व: यह सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा और सऊदी अरब द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय कार्यक्रम है। इसमें सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच मिलेगा। भारत का योगदान: भारत की पहल AGWP
एफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन वाटर प्रैक्टिसेस को वैश्विक स्तर पर समान परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यह भारत की भूमि क्षरण से निपटने की प्रतिबद्धता और पर्यावरण नेतृत्व में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। महत्वपूर्ण चर्चा और उद्देश्य। वन विशेषज्ञ, मंत्री और संरक्षण नेताओं के बीच चर्चा होगी। हरित रोजगार अवसरों का सृजन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मछलीकरण रोकथाम सम्मेलन क्या है? स्थापना 1994 में स्थापित, यह पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सदस्य 196 देश तथा यूरोपियन संघ। मुख्य उद्देश्य भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना करना, एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए मछलीकरण से निपटना। प्रमुख पहलें। भूमि क्षरण न्यूट्रलिटी लक्ष्य कार्यक्रम 2015। सदस्य देशों को भूमि क्षरण न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। LDN भूमि संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करना। रणनीतिक ढांचा 2018 से 2030। मछलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा चिंताओं को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने का आग्रह। भूमि क्षरण और मछलीकरण की समस्या। परिभाषा। भूमि क्षरण का मतलब मिट्टी की उत्पादन क्षमता का गिरना या खोना है, जिससे वर्तमान और भविष्य की जरूरतें प्रभावित होती हैं। वैश्विक स्थिति। दुनिया की 40% भूमि क्षरण से प्रभावित है। हर साल 100 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है। भारत की स्थिति। 32% भूमि क्षरण का शिकार है और 25% भूमि मछलीकरण से प्रभावित है। नेक्स्ट टॉपिक। 2023 में एड्स मौतों में 79% और HIV संक्रमण में 44% की कमी। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बताया गया कि देश में एड्स से होने वाली मौतों में 79% और HIV संक्रमण में 44% की कमी दर्ज की गई है। भारत 2030 तक एड्स समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व एड्स दिवस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन। मुख्य बिंदु। कार्यक्रम का शुभारंभ। इंदौर, मध्य प्रदेश में विश्व एड्स दिवस 2024 का आयोजन किया गया है। इस वर्ष की थीम टेक द राइट पाथ, अधिकारों के सही रास्ते पर चलें। यह थीम सभी के लिए समान अधिकार, गरिमा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। महत्वपूर्ण संदेश। एड्स के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होना चाहिए। यह दिन उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके प्रयासों को याद करने का अवसर है जिन्होंने एड्स के खिलाफ संघर्ष किया है। भारत की उपलब्धियाँ। 2010 की तुलना में 2023 में HIV के नए मामले में 44% की कमी दर्ज की गई है। एड्स से संबंधित मौतों में 79% की गिरावट आई। देश अब HIV दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है। एड्स के खिलाफ 3 प्रमुख निर्देश। सावधानी बरतें, स्वस्थ और सकारात्मक व्यवहार अपनाएं, एड्स से संबंधित मिथकों और गलतफहमियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएं। भविष्य का लक्ष्य। देश 2030 तक एड्स सहित कई महामारी रोगों को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है। मध्य प्रदेश ने 2028 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। HIV और एड्स क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तो व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जो HIV के कारण होती है और यह एक गंभीर जीवन घातक बीमारी बन जाती है। अगर HIV का इलाज नहीं किया जाता तो यह एड्स में बदल जाता है। संक्रमण का तरीका। यौन संपर्क। यह एक यौन संचारित रोग है। संक्रमित रक्त से संपर्क। संक्रमित रक्त से भी यह फैल सकता है, जैसे कि नशीले पदार्थों के इंजेक्शन के लिए सुइयों को साझा करने से। माँ से बच्चे तक। गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान यह माँ से बच्चे को भी फैल सकता है। उपचार।
वर्तमान में इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार व्यक्ति को HIV हो जाने पर यह जीवन भर रहता है, लेकिन सही चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को प्रभावी उपचार जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहते हैं मिले तो वे लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं और अपने पार्टनर को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, महाकुंभ मेला जिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां अस्थायी जिला घोषित किया है। अधिसूचना के मुताबिक 4 तहसीलों वाले जिलों में कुल 67 गांव होंगे। घोषणा का उद्देश्य पूर्ण कुंभ मेला के विशेष आयोजन को सुचारू प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। प्राधिकरण अधिनियम। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम 2017 की धारा 2(ठ) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांदर ने अधिसूचना जारी की। अलग प्रशासनिक इकाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला क्यों बनाया गया? विशेष आयोजन का प्रबंधन। महाकुंभ मेले के आयोजन को सुचारू और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रशासनिक कार्यों में सुधार। प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य सुविधाजनक व्यवस्था। मेले की तैयारियों को समय पर पूरा कराने और व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। नया जिला प्रशासन आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद करेगा। महाकुंभ 2025 की तारीखें। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाले महाकुंभ मेले के लिए तैयारी सुनिश्चित करने हेतु नए जिले बनाने के फायदे। गुड गवर्नेंस और तेज सर्विस डिलीवरी, प्रशासनिक दक्षता, कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी सुविधाओं का विकास, राजस्व और आर्थिक विकास, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन, प्रशासन को लोगों के करीब लाना, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। भारत में नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया। नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या खत्म करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यह तो कार्यकारी आदेश के जरिए किया जा सकता है या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्गों को प्राथमिकता देते हैं। जिला पुनर्गठन में केंद्र सरकार की भूमिका। सीमित भागीदारी। जिला सुधार में केंद्र सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है और यह मुख्यतः नाम परिवर्तन से संबंधित होती है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया। जिला या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त करती है, जैसे गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रेल मंत्रालय। जिला गठन में चुनौतियाँ। सीमाएं और लागतें। प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारी वित्तीय बोझ होता है, जो बड़े पैमाने पर जिला निर्माण को रोक सकता है। संसाधन आवंटन। इस प्रक्रिया में कार्यालय स्थापित करना, अधिकारियों और लोक सेवकों की तैनाती करना शामिल है, जिसका प्रभाव राज्य के बजट पर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक, नवंबर में GST संग्रह 8.5% बढ़ा। नवंबर 2024 में भारत सरकार ने GST से 1.82 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो वार्षिक आधार पर 8.5% की वृद्धि है। यह लगातार 9वां महीना है जब मासिक GST संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह संग्रह अब तक के तीसरे सबसे बड़े ग्रॉस GST संग्रह के रूप में दर्ज हुआ। अप्रैल 2024 में सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपए GST संग्रह किया गया था। मुख्य बिंदु। वार्षिक आधार पर वृद्धि। नवंबर 2023 में GST संग्रह 1.68 लाख करोड़ था। नवंबर 2024 में यह बढ़कर 1.82 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 60% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल संग्रह। अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कुल GST संग्रह 14.56 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 10.87 लाख करोड़ रुपए GST संग्रह हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक था। सर्वोच्च GST संग्रह। अब तक का सबसे बड़ा मासिक GST संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए था। अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
नवंबर 2024 का संग्रह 1.82 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और आयात का योगदान। नवंबर 2024 में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से जीएसटी संग्रह 9.4% से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हुआ। आयातित वस्तुओं पर जीएसटी संग्रह 6% बढ़ाकर 42,591 करोड़ रहा। जीएसटी संग्रह का वर्गीकरण। सेंट्रल जीएसटी CSGT 34,141 करोड़, स्टेट जीएसटी SGST 43,047 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी IGST 91,828 करोड़, उपकर सेस 13,253 करोड़। रिफंड और नेट जीएसटी संग्रह। नवंबर 2024 में कुल 19,259 करोड़ का रिफंड जारी किया गया, जो नवंबर 2023 की तुलना में 8.9% कम है। रिफंड समायोजन के बाद नेट जीएसटी संग्रह 11% बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ हुआ। लगातार उच्च मासिक संग्रह। नवंबर 2024 लगातार 9वां महीना है जब मासिक जीएसटी संग्रह में 1.7 लाख करोड़ से अधिक रहा। यह संग्रह देश की आर्थिक गतिविधियां और बेहतर टैक्स अनुपालन का संकेत है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत में बेचे जाने वाले अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह मूल्य वर्धित टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स VAT के सिद्धांत पर आधारित है और पूरे भारत में लागू है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ता करते हैं, लेकिन इसे सरकार को बेचने वाले व्यवसाय द्वारा जमा किया जाता है। यह पहले से लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि को हटाकर उनकी जगह लागू किया गया है। भारत में जीएसटी का इतिहास और विकास। 2003 केलकर टास्क फोर्स ने मूल्य वर्धित कर वैट पर आधारित एक व्यापक जीएसटी का सुझाव दिया। 2006-07 बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। 2014 एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के लिए संविधान 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। 2016 यह विधेयक संविधान 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ। 1 जुलाई 2017 जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी की घटक। CGST केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। SGST राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। IGST अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाने वाला कर। उपकर शेष उस विशेष उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त कर। नेक्स्ट टॉपिक, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल पूरे हो गए। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से रिसाव गैस के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। यह त्रासदी भारत के सबसे भयावह औद्योगिक हादसों में से एक मानी जाती है, जिसके बाद सुरक्षा मानकों और औद्योगिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठे। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। यह 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। क्या हुआ था इस दिन? अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ। MIC एक अत्यधिक जहरीली गैस है। इसका इस्तेमाल कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। प्रमुख आंकड़े और तथ्य। गैस रिसाव। करीब 40 टन MIC गैस फैक्ट्री से लीक हुई। यह गैस हवा से भारी थी, इसलिए यह ज़मीन के करीब फैल गई और आसपास की बस्तियों को प्रभावित किया। मृत्यु और प्रभावित लोग। तत्काल मौतें 3,000 से 5,000 लोग। लंबी अवधि में मौतें करीब 25,000 से 30,000। प्रभावित 5 लाख से अधिक लोग, जिनमें सांस लेने की समस्या, कैंसर और अन्य बीमारियां पाई गई। मुख्य कारण। सुरक्षा उपायों की कमी, जैसे कि गैस कूलिंग सिस्टम और वार्निंग अलार्म, फैक्ट्री की खराब स्थिति और रखरखाव की कमी। प्रभाव। स्वास्थ्य पर। आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों और किडनी का खराब होना, बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ। पर्यावरण पर। मिट्टी और पानी जहरीला हो गया। आज भी आसपास का क्षेत्र प्रदूषित है। भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए पहल। नियमों का सख्त करना। भारत ने खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित करने और हादसों को रोकने के लिए कई कानून बनाए, जैसे विस्फोटक अधिनियम 1884, रासायनिक आपदा आपात योजना, तत्परता
और प्रतिक्रिया नियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित न्यायपालिका NGT। यह संस्था पर्यावरण उल्लंघनों को सुलझाती है, जिसमें औद्योगिक दुर्घटनाएं भी शामिल हैं, और प्रभावित समुदाय को न्याय प्राप्त करने का मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश निरीक्षण प्रणाली, आपातकालीन तत्परता और समुदाय जागरूकता की महत्वपूर्णता को बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा ICC चेयरमैन बने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया। 36 वर्ष की आयु में यह पद ग्रहण करने वाले जय शाह ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने। उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। जय शाह निर्विरोध ICC चेयरमैन चुने गए। जय शाह निर्विरोध ICC चेयरमैन चुने जाने के मुख्य बिंदु। निर्विरोध चयन। जय शाह ने ICC चेयरमैन पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल किया। 27 अगस्त 2024 तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, जिससे वे निर्विरोध चुने गए। ग्रेग बार्कले का कार्यकाल समाप्त। पूर्व चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हुआ। वे 2020 से इस पद पर थे और तीसरे कार्यकाल के लिए इच्छुक नहीं थे। सबसे युवा चेयरमैन। जय शाह 36 साल की उम्र में ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने। उनसे पहले सबसे युवा अध्यक्ष 56 वर्ष की उम्र में बने थे। नया इतिहास। जय शाह ने ICC के 16 चेयरमैनों में सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया। उनका चयन भारतीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ICC। अब तक ICC चेयरमैन को बने भारतीय। जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 में बने थे। शरद पवार 2010 से 2012 तक थे। N श्रीनिवासन 2014 से 2015 तक। शशांक मनोहर 2015 से 2020। ICC के बारे में। स्थापना। ICC की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। इसे 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम दिया गया। कार्य। ICC क्रिकेट का वैश्विक शास्त्रीय निकाय है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन करता है, जिनमें ICC क्रिकेट विश्व कप, ICC T20 विश्व कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। सदस्यता। 2024 तक ICC के कुल 108 सदस्य हैं, जिनमें 12 पूर्ण सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं और 96 सहायक सदस्य हैं। मुख्यालय। ICC का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। सिनबैक्स अभ्यास के मुख्य बिंदु। अभ्यास की शुरुआत। भारतीय और कंबोडियाई सेना के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में शुरू हुआ। अवधि। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सेनाओं की भागीदारी। दोनों देशों में 20-20 सैनिक। भारतीय सेना की ओर से एक इन्फेंट्री ब्रिगेड शामिल है। भारतीय हथियारों का प्रदर्शन। अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, स्वदेशी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। उद्देश्य। सैनिकों के बीच विश्वास और सौहार्द बढ़ाना, शांति स्थापना अभियानों के लिए संयुक्त परिचालन दक्षता में सुधार। मंत्रालय का दृष्टिकोण। अंतर संचालन के वांछित स्तर को प्राप्त करना और दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना। सिनबैक्स अभ्यास 3 चरणों में आयोजन। पहला चरण। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए प्रतिभागियों की तैयारी और उन्मुखीकरण। सीटें काउंटर टेररिज्म संचालन पर केंद्रित। दूसरा चरण। टेबल टॉप अभ्यासों का संचालन, रणनीति और योजनाओं पर गहन चर्चा। तीसरा चरण। योजनाओं को अंतिम रूप देना और सारांश तैयार करना, स्थिति आधारित चर्चाओं और सामरिक अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षण के व्यवहारिक पहलुओं की समझ। सिनबैक्स क्या है? यह एक योजना अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी CT अभियानों का युद्ध अभ्यास करना है। इस अभ्यास में शहरी वातावरण में संचालन की योजना के अलावा खुफिया निगरानी और टोही के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यबल की स्थापना से संबंधित चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें विभिन्न आकस्मिकताओं पर युद्ध अभ्यास किया जाएगा और उप पारंपरिक अभियानों में
बल्कि संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। कंबोडिया एक परिचय। भौगोलिक स्थिति। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमाएं वियतनाम, थाईलैंड और लाओस से लगती है। राजधानी और मुद्रा। राजधानी नामपेन, मुद्रा कंबोडियन रियाल। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक स्मारक अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 53 ईस्वी में कराया। 1992 में अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अन्य विशेषताएं। यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव यहाँ की परंपरा और कला में दिखता है। इसका PDF आपको अंकित अवस्थी सर की टेलीग्राम चैनल पर और अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।